नमस्कार। पूर्व में हमने सामाजिक समूह के अर्थ को समझा, सामाजिक समूह की अनेक परिभाषाएं जानी। उसके आधार पर हमने जाना कि कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं द्वारा परस्पर प्रभावित होते हैं तथा संबंधों की स्थापना करते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह के अर्थ और परिभाषाओं को जानने के बाद हम उसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। समूह की विशेषताओं में जो मुख्य बातें हैं वो हैं व्यक्तियों का संग्रह, निश्चित संरचना, कार्यात्मक विभाजन, सामान्य हित एवं उद्देश्य, एकता, इसके अलावा ऐच्छिक सदस्यता, स्तरीकरण, आदर्श नियमों का प्रभुत्व, पारस्परिक जागरूकता, समझौता, स्थायित्व, सहानुभूति और सामाजिक संबंध। हम इन विशेषताओं का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं व्यक्तियों का संग्रह। किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में गिलिन ने लिखा है कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। इसके बाद दूसरा आता है कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। तो हमने देखा कि व्यक्ति जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तभी एक समूह का निर्माण करते हैं, और इन समूह के निर्माण के बाद इसमें जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उनका कार्य का विभाजन कर दिया जाता है, अर्थात उनको अलग अलग कार्य वितरित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा निश्चित संरचना। फिशर ने इस तथ्य पर विशेष ध्यान एकत्रित किया है कि समूहों की एक निश्चित संरचना होती है जिसमें सभी व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है और सदस्यों के मध्य स्थिरीकरण की भी एक व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात उसमें नियम, अधिकार, कर्तव्य, पद, भूमिकाएं, कार्य प्रणाली आदि तय किए जाते हैं और उसके सदस्य उसके अनुसार ही कार्य करते हैं और उनमें एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य सामान्य हित। शपीर के अनुसार एक समूह के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं। बिना किसी हित या उद्देश्य के कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं हो सकता। उस समूह के सदस्य की रुचि एवं हित समान होते हैं और वे एक ही स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, अर्थात जिन सदस्यों के उद्देश्य एक जैसे होते हैं वो मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जिससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इसके अलावा एकता। समूह में एकता का होना भी आवश्यक है। एक समूह के सदस्यों में जब तक एकता की भावना पाई जाती है तभी वे समूह के सदस्य बने रहते हैं। उनमें हम की भावना या सहकार की भावना होती है, इसी से परस्पर सहायता करते हैं। एकता होगी तभी वो एक दूसरे की परस्पर सहायता करेंगे। ऐच्छिक सदस्यता। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण किसी न किसी समूह से संबद्ध रहता है। सदस्यता दो प्रकार की होती है, एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक। व्यक्ति लेकिन किस समूह की सदस्यता व्यक्ति ग्रहण करेगा यह उसकी रुचि, इच्छा या योग्यता आदि पर भी निर्भर है।
किन समूहों की सदस्यता स्वीकारेगा यह भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न समूहों की सदस्यता स्वीकार कर सकते हैं। सामाजिक समूह में सदस्यता ऐच्छिक होती है, न कि अनिवार्य। वे अपनी इच्छा से किसी भी समूह के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा स्तरीकरण। एक समूह के सदस्य समान पदों पर नहीं होते, वरन उनकी परिस्थिति एवं भूमिकाएं अलग अलग होती हैं और परिस्थिति एवं के अनुसार ही अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। जैसे अगर महाविद्यालय की बात की जाए तो उसमें एक समूह के सदस्य होते हैं, वो विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं। उच्चता और निम्नता के आधार पर उनमें स्तरीकरण पाया जाता है। वहाँ एक प्राचार्य होता है, उसके बाद अन्य सदस्य होते हैं, सहआचार्य, सहायक आचार्य। इस तरह उनमें उच्चता और निम्नता का एक स्तरीकरण पाया जाता है। अगला, आदर्श नियमों का प्रभुत्व। प्रत्येक समूह के कुछ आदर्श या मानक होते हैं जिनके अनुसार उस समूह के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को उन नियमों को मानना होता है। ये आदर्श नियम भिन्न भिन्न समूहों में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों के व्यवहार समान नियमों द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे समूह का संगठन सुदृढ़ रहता है। इसके अलावा पारस्परिक जागरूकता। समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सजग रहते हैं। मैकाइवर पेज यह मानते हैं कि सामाजिक संबंधों के कारण ही समूह बनते हैं और सामाजिक संबंधों का आधार पारस्परिक जागरूकता और पारस्परिक सहयोग की भावना है। इसके अभाव में समूह की स्थिरता कम हो जाती है। पारस्परिक जागरूकता के कारण ही एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहयोग व सहानुभूति की भावना पाई जाती है। प्रत्येक समूह का एक निश्चित ढांचा या संरचना होती है, अर्थात उसके नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं आदि तय होते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। समझौता। किसी भी समूह का अस्तित्व तभी संभव है जब तक उसके सदस्यों में समूह के प्रति निष्ठा हो, समूह के उद्देश्यों, नियमों के प्रति समान रूप से समझौता न हो। यह विशेषता समूह की शक्ति में वृद्धि करती है। इसके अलावा स्थायित्व। समूह के सदस्यों के उद्देश्य जब समान होते हैं तभी समूह में स्थायित्व आता है, क्योंकि उन उद्देश्यों की पूर्ति सभी मिलकर करते हैं। यदि समूह में अस्थिरता होगी तो कोई उद्देश्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यद्यपि यह स्थायित्व कम या अधिक समय का हो सकता है, लेकिन इतना अधिक नहीं कि बनते ही टूट जाए। इसके अलावा सहानुभूति। समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सहृदय होते हैं। वे एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग व सहायता भी करते हैं। एक सदस्य पर संकट आने पर अन्य सदस्य सहभागी हो जाते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग, सहानुभूति व आदान प्रदान से ही वे अपने हितों की पूर्ति कर पाते हैं। इसके बाद सामाजिक संबंध। समूह में न केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त है, बल्कि उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी आवश्यक है। एक समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे समूह सुदृढ़ व स्थायित्व प्राप्त कर सके। अब हम बात करते हैं कि समूह के निर्माण का आधार क्या है, अर्थात इसका बेस क्या है। समूह का निर्माण का आधार व्यक्ति के संबंध होते हैं।
ये संबंध व्यक्ति की रुचि, स्वार्थ, आवश्यकता, स्थान, आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म, आदर्श आदि अनेक आधारों पर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक धर्म में विश्वास रखने वालों का एक समूह होगा। विभिन्न आयु, लिंग आदि का अलग अलग समूह होगा। सामाजिक परिस्थितियाँ व आवश्यकताएं भी समूह निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। कहने का आशय यह है कि समूह के निर्माण के अनेकानेक आधार हैं, जिनका उल्लेख करना कठिन कार्य है। फिर भी अनेक समाजशास्त्रियों ने कुछ प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है। सोरोकिन, जिमरमैन व गालपिन ने समूह निर्माण के लिए निम्नलिखित आधार बताए हैं, जिनसे समूह का निर्माण होता है। पहला उन्होंने बताया, रक्त संबंध अथवा एक ही पूर्वज से उत्पत्ति मानने में विश्वास। जो एक रक्त समूह के होते हैं या अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं, वो एक समूह का निर्माण करते हैं। दूसरा, विवाह के द्वारा भी एक समूह का निर्माण होता है। तीसरा, जादू टोने या धर्म में समान रूप से विश्वास रखने वालों का एक समूह हो सकता है। इसके अलावा समान भाषा बोलने वालों का भी एक समूह हो सकता है। समान लोकाचार और रीति रिवाजों में विश्वास रखने वालों का भी एक समूह हो सकता है। एक ही भूमि का स्वामित्व रखने वालों का भी एक समूह हो सकता है। पड़ोस का भी एक समूह हो सकता है। सामान्य व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है। इसके अलावा समान उत्तरदायित्व होने पर भी एक समूह का निर्माण हो सकता है। एक ही स्वामी के अधीन रहकर एक काम करने वाले व्यक्तियों का भी एक समूह हो सकता है। समान शत्रु का होना, अर्थात जिनके एक ही शत्रु हो समान रूप से, वो उनका एक समूह बन सकता है। इसके अलावा साथ साथ रहकर कार्य करने वालों का भी एक समूह हो सकता है। इसके अलावा एक ही संस्था से संबंधित होने पर भी एक समूह का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा अन्य है, पारस्परिक सहयोग के आधार पर समूह का निर्माण होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं जिनके आधार पर समूह का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद।